नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 2 सितंबर 2020 और हम डिस्कस करने रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करेंगे और राजभाषा आयोग के बारे में बात करेंगे, परिसीमन आयोग, विधि आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, इन पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और 10 प्रश्न हम आज की करंट अफेयर पे भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए आवाज भी आपको धीमी लगेगी और इसी कारण से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हूँ। बस ऐसे ही आप इसको देख लीजिए डिजिटल क्लास के फॉर्म में। खैर, डिजिटल क्लास तो वैसे भी होती है। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? वर्तमान में देखा जाए तो 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें तमिल है, 2004 में इसको दर्जा मिला था। संस्कृत है 2005 में, तेलुगु 2008 से, कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से और उड़िया 2014 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषा है। और इसमें जो मराठी दी हुई है ये शास्त्रीय दर्जा प्राप्त भाषा नहीं है। अभी मराठी को शामिल करने की मांग चल रही है ना। महाराष्ट्र सरकार ने, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मांग की है कि इसको भी भाषा का दर्जा देना चाहिए शास्त्रीय भाषा का। अगला जो प्रश्न है, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट है कि इस भाषा की समृद्ध साहित्यिक विरासत होनी चाहिए जो 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन हो। ये बिल्कुल सही है। और इसके दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली जा सकती है। तो इसकी जो साहित्यिक परंपरा है वो मूल होनी चाहिए, ये तो सही है। लेकिन ये किसी अन्य भाषाई समुदाय से नहीं ली जा सकती है। ये अन्य किसी भाषाई समुदाय से अगर ली जाएगी तो मूल नहीं रह जाएगी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसमें असमिया, मराठी, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये शामिल है। इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है और भोजपुरी का मुद्दा उठता रहता है कि भोजपुरी को इसमें होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का उपबंध इसके अंतर्गत किया गया है। और राजभाषा आयोग का गठन संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद में प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर करने की व्यवस्था की गई है। तो प्रारंभ में 5 वर्ष और बाद में अब 10 वर्ष की समाप्ति पर यह निर्णय लिया गया। और जो प्रथम राजभाषा आयोग था इसका गठन 1955 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम जो है, अधिनियम 1963 में बना था। तो प्रथम गठन तो यहाँ पर हो गया था फर्स्ट का, लेकिन जो अधिनियम बना था ये 1963 में बना था। अगला प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है कि देश के लगभग 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 40% लोग, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश में हिंदी बोलते हैं 40% लोग। अंग्रेजी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया है। तो जो अंग्रेजी भाषा है वो नहीं है संघ की राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में हिंदी को माना गया है। किसको? हिंदी को माना गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1967 में हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है इसका आपको बताना है कि परिसीमन आयोग का कार्य है। इसमें जो कार्य दिए हैं, कौन सा कार्य परिसीमन आयोग करता है? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा को निर्धारित करना। यदि आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। ये भी सही है। परिसीमन आयोग के निर्णय किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। ये भी सही है। उपयुक्त सभी कार्य ये करता है। अब दूसरा आपको यहाँ पर लगेगा कि ये कार्य नहीं, ऐसे दिया हुआ है। कार्य तो उसी के अंतर्गत होता है ना, इसलिए ये प्रश्न सही है। अगला जो प्रश्न है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
परिसीमन आयोग जो नियुक्त किया जाता है, ये आर्टिकल 82 82 आर्टिकल 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद में एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, और अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है देश के पहले विधि आयोग का गठन 1975 में किया गया था। तो देश का जो पहला विधि आयोग था इसका गठन 1975 में नहीं, ये 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। तो ये गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय विधि आयोग संवैधानिक निकाय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय विधि आयोग ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय है। यह एक आदेश जो सरकार के द्वारा जारी किया गया था उसी के तहत गठित एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकने का कार्य करता है। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। महिलाओं के पारिवारिक विवादों को सुलझाना, ये भी कार्य करता है। महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था करना, ऐसा ये कार्य नहीं करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार होते हैं इन सब के लिए ये आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। पहला स्टेटमेंट, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, सही है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद ये गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को सुझाव देना है। राष्ट्रीय एकता परिषद एकता को बनाए रखने के लिए सुझाव देता है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान समय में या पहले से भी प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। जो ये आयोग है इसकी अध्यक्षता करता है और इसके सदस्य भी और नियुक्त किए जाते हैं, जैसे 100 से अधिक इस समय सदस्य हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सजेशन देना है ना, सुझाव देना है। तो पहला गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री होता है। दूसरा सही है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, संवैधानेतर निकाय है। और ये जो संवैधानेतर निकाय है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। 1961 में की गई थी। संघ के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, श्रमिक और महिलाओं के प्रतिनिधि, ये सब इसमें शामिल होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, संवैधानेतर निकाय है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अपराधों की जांच करने, प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने, अपराधियों का पता लगाने के लिए ये कार्य करता है। 2002 तक जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता था। 2002 से पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो ये सही था, लेकिन अब इसे कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कर दिया गया है। जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट के तहत इसको कर दिया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया जाता है। कितने दिनों का समय दिया जाता है? 8 दिनों का, एक हफ्ते से एक दिन ज्यादा। तो ये 8 दिन ध्यान रखिएगा, ये समय दिया जाता है। और चुनाव प्रचार आरंभ होने के 72 घंटे पूर्व चुनाव जो है वो प्रचार समाप्त हो जाता है। चुनाव प्रचार जो है ये मतदान आरंभ होने के 72 घंटे पूर्व, ये गलत है। 72 घंटे पूर्व नहीं, 48 घंटे पहले ये समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, 48 घंटे पहले। मान लीजिए कि आज सुबह 7 बजे से होना है मतदान का प्रारंभ, तो उसके 48 घंटे पूर्व ये समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? चुनाव आयोग चुनाव के समय राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता संबंधी जो मामले हैं उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। विवादों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्ति करता है। चुनाव के समय टिकटों का बंटवारा ये क्यों करेगा? ये तो जो भी पार्टीज होंगी वो पार्टीज करेंगी। जैसे बीजेपी है वो अपने टिकट बांटेगी, कांग्रेस है वो अपने बांटेगी, सपा अपने बांटेगी, बहन जी अपने टिकट बांटेंगी। इस तरीके से ये सब पार्टियों का काम है, ये इसका काम नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का कार्य कौन सा है? तो मतदाता सूची तैयार करता है, संशोधन करता है, चुनाव की तिथि तथा कार्यक्रमों की घोषणा करता है,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। संविधान में जो निर्वाचन आयोग है उसमें सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यता नहीं बताई गई है ना। 6 साल तक या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति की जाती है इतने समय के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, उसके अनुसार राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो वो महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा ही वो हटाया जा सकता है, तो वहां पर ये गलत हो जाएगा। और इनके वेतन और भत्ते समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन पद पर रहते हुए इनमें कोई कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। 1989 से पहले चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते थे? जब 1989 के पहले की अगर हम बात देखें तो चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1990 से क्या हो गया, दो और आयुक्तों का इसमें प्रावधान किया गया, तो 1+2 अभी हो गया, ठीक है ना। तो अब बहुसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय निकाय हो गया है। तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त 1989 से पहले हुआ करते थे, 1990 से यह प्रावधान किया गया। अंतिम प्रश्न आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर के बहुत बढ़िया प्रश्न आज हम देखेंगे। चुनाव आयोग सत्ता दल के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है, यानी कि जिसकी गवर्नमेंट होती है। मान लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जैसे वो चाहे वैसे चुनाव आयोग से कार्य करा सकती है, सरकार है उनकी। गलत बात है, ऐसा सिद्धांत ये सही नहीं है। वैसे व्यवहार में भले कुछ हो जाए। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 4 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो ये भी गलत है। वन और इसमें दो ये होते हैं, तो 1+2 यानी कि 3 पे चलते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आर ओ ए आर ओ में आप बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि जीएस की भी है और हिंदी की भी है, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप हमारे हिंदी क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो, नोट्स और टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप पीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो पीसीएस 2020 के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम हमारा आप ज्वाइन कीजिए, और इसमें से सेट के भी पेपर आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, जिससे आप स्कोर कर सकें। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि हाल ही में नूर इनायत खान सेंट्रल लंदन में एक ब्लू प्लॉक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं, ठीक है। और नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की जासूस थी। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये खान है ये पहली भारतीय मूल की महिला तो बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्लू प्लाक को महात्मा गांधी, राजराममोहन राय और बी आर अम्बेडकर सहित कई भारतीय महापुरुषों से संबंधित घरों तथा स्थानों पर भी ये लगाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लू प्लाक स्कीम क्या है? तो इसे अंग्रेज हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित किया जाता है, और इसके तहत लंदन भर में विशेष इमारतों से जुड़े उल्लेखनीय लोगों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है। तो इनका चीन के लिए जासूस थी, ये बिल्कुल गलत है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो चीन के लिए जासूस होती, तो वो क्यों ऐसा करता है ब्रिटेन? तो ये किसके लिए जासूस थी? ये ब्रिटेन के लिए जासूस थी। तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पखवाड़े तथा सभी मंत्रालयों द्वारा मनाए गए इवेंट का नाम क्या है? ये जो पखवाड़ा था या इवेंट था, इसको स्वच्छता पखवाड़ा बोलते हैं, है ना। ये क्लीनेस फोर्टनाइट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में अंग्रेजी में भी पा सकते हैं। और स्वच्छता पखवाड़े की जो शुरुआत है वो 2016 में की गई थी, तब से ये मनाया जा रहा है। स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित के लिए ऐसा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्वच्छता पखवाड़े में जो मतलब ये जो मनाया गया है, तो ये स्वच्छता पखवाड़ा था, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ब्लूमबर्ग मिलीनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो प्रथम स्थान पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम स्थान पर कौन है। प्रथम स्थान पर जेफ बेजोस है, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है, तीसरे स्थान पर अब एलोन मस्क आ गए हैं, स्पेस एक्स वाले एलोन मस्क तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप सही है कि गलत है? फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट्सएप भी इन्होंने खरीद लिया था।
तो ये सही है। स्पेस एक्स एलोन मार्क्स, ये भी सही है। जेफ बेजोस अमेजॉन, बिल गेट्स इंटेल दिया हुआ है, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल गेट्स की जो कंपनी है वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसका विंडोज सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं इसी पे कर रहा हूँ। मैं मैकबुक है मेरे पास, लेकिन उस पे मैं नहीं करता, मैं इस पे करता हूँ, क्योंकि इस पे मेरे जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा सही से काम करता है। अगला जो प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से एआई आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है? ठीक है, तो किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से ये शुरू की है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट आधारित चैटबॉट है सेवा ये। तो ये शुरू किया है आईसीआईसीआई ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उसने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है आईसीआईसीआई, रोज हम कुछ ना कुछ देखते हैं, इसने शुरुआत की है। ग्राहक और नीतिधारक सरल वॉइस कमांड देकर उत्पादों पर अपने प्रश्नों को हल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर पाने में सक्षम होंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत हम्पी अतीत से प्रेरित भविष्य की ओर अग्रसर, ये इसका नाम है, हम्पी अतीत से प्रेरित भविष्य की ओर अग्रसर नामक एक वेबिनार का आयोजन किया। तो ये जो वेबिनार का आयोजन किया गया है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सही है, हम्पी को प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान 1336 ईस्वी में कंपली साम्राज्य के बाद में हुआ था। और ये दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्यों में से एक प्रसिद्ध साम्राज्य है, जो विकसित साम्राज्य था। 200 वर्षों तक इसका शासन रहा। और इसका नाम पंपा से लिया गया है, जो कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। हम्पी का जो नाम है विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। और यह स्थल बहुधार्मिक बहुजातीय हुआ करता था, और इसमें हिंदू और जैन संरचनाएं एक दूसरे के अगल बगल में निर्मित निर्मित हैं। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया? तो जो सबसे बड़ा सौर वृक्ष है ये CSIR ने डेवलप किया है। और इसकी जो क्षमता है 11.5 किलोवाट, है ना, KWP है। और इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों की उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। और इस सौर वृक्ष को इस तरीके से निर्मित किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल के द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को प्राप्त करने तथा इसके नीचे के क्षेत्र में न्यूनतम छाया क्षेत्र को सुनिश्चित करना संभव हो सके। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो विकास किया गया है ये CMERI की आवासीय कॉलोनी है दुर्गापुर में, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर स्थापित किया जाएगा? दुर्गापुर में। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन ट्विस्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में आप जान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुक्त व्यापार परिचालन के माध्यम से एक साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री तथा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद जो की जाती है, तो वही ये ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, ये ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत ही ये की जाती है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक से। क्या किया जाता है? अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद इसके द्वारा की जाती है। और अभी हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिम करों के कारण उत्पन्न होने वाली तरलता दबावों तथा बढ़ते बॉन्ड यील्ड को संतुलित करने के लिए जो उपाय किए गए, उसमें ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत 20,000 करोड़ रुपए की सकल राशि के दो वित्तीय अंश, सितंबर में 1 लाख करोड़ रुपए की समग्र राशि का आवधिक रेपो परिचालन, ये सब इसके अंतर्गत किया गया, ये सब मत जानिए। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक से ये संबंधित है, आरबीआई से ऑपरेशन ट्विस्ट। और अंतिम प्रश्न है, जो 30 नंबर प्रश्न है आज के डेली 30 का, कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इनको मैप में देख लीजिएगा। नॉर्थ में जब आप जाएंगे उत्तरी, तो नॉर्वे के साइड में इधर जाइएगा तो वहां पर दिखेगा ईस्ट में। और ये दोनों देश यूरोपीय संघ, नाटो, यूरोजोन और OECD के सदस्य हैं। ये तीनों देश, सॉरी, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों नाटो, यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ, नाटो, यूरोजोन और OECD के ये सदस्य हैं तीनों। ये सही बात है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप इसमें से कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कल से कोशिश करूंगा लाइव भी आऊं, 3 बजे वाली लाइव क्लास। आज मेरी खड़े होने की स्थिति नहीं थी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरे बॉडी पेन, फीवर भी था, जुकाम बहुत ज़्यादा मुझे,
तो इस कारण से मैं नहीं आ पाया। बाकी टेलीग्राम आप लोग फॉलो कर लीजिए, उसमें आप लोगों के लिए बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा चुके हैं, देख लीजिएगा उनको। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।